तो सार रूप में उपसर्ग की परिभाषा वह होगी, उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो उपसर्ग की परिभाषा रहेगी, उपसर्ग वह शब्दांश होता है, वे शब्दांश होते हैं उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से बना हुआ है, उप और सर्ग, इन दो से बना है। सर्ग जो है वो मूल शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना या निर्माण करना। तो सर्ग का अर्थ क्या होगा? सर्ग का अर्थ है मूल अर्थ क्या होगा? जोड़ना या निर्माण करना। जैसे उप में हार के साथ में उप जोड़ दिया, उपहार बन जाता है। और इसी तरह वी जोड़ दिया तो विहार हो जाता है, जिसका अर्थ होता है घूमना या विचरण करना। उपहार का मतलब जो है वो भेंट हो जाता है। इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं, ये उपसर्ग हैं। अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं इस पर चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं उनका जिक्र हम करेंगे। 3 प्रकार के माने गए हैं। प्रश्न पेपर में सीधे तौर पर इसी तरीके से पूछ लिया जाता है, उपसर्ग कितने प्रकार का है, मुख्यतः हिंदी भाषा में कितने प्रकार के प्रचलित हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू या विदेशी जो भाषा है उसके उपसर्ग जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग की बात करेंगे। संस्कृत में जैसा हम पढ़ते हैं तत्सम शब्द, जो हिंदी में हमने पहले पढ़ चुके हैं इस क्लास को, तो तत्सम शब्दों में सभी उपसर्ग तत्सम शब्दों के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और इनकी संख्या 22 मानी गई है। संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या 22 मानी गई है। और बाकी जो सामान्य तौर पर पूछा जाए, हिंदी भाषा में मुख्यतः 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। दोनों को दोनों पास में है। उप और सर्ग में दोनों को साथ साथ ही कर देंगे तो दो दो दोनों के साथ में ही है। उप और सर्ग दोनों में, उप में भी 2 वर्ण है और सर्ग में भी 2 वर्ण है, दोनों बराबर कर लो। संस्कृत में हमारे याद रखने के लिए हो जाएगा 22 जो है इनकी संख्या मानी गई है। अब हम संस्कृत के उपसर्गों की बात करेंगे। अब प्रमुख तौर पर प्र आदि प्रादेय है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा जो है वो प्रादेय है। प्रादेय मतलब प्र आदि जो उपसर्ग है वो इसमें आते हैं। प्र आदि जो उपसर्ग हैं वो इसमें गिने जाते हैं। या हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से जो अधिकृत पुस्तक है उसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 तो हमें यहाँ दिख रहे हैं और 6 से लेकर के और 20-21 तक यहाँ दिख रहे हैं, 21 तक दिख रहे हैं। आपको 21 दिख रहे हैं, यहाँ 22 नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो नंबर 11 है इसमें यहाँ पर हम देख रहे हैं नंबर 11 और 12 में हम देख रहे हैं ये जो है दुर और दुस दोनों साथ में लिखे हुए हैं, निर और निस दो साथ में लिखे हुए हैं। तो अगर हम इनको जोड़ लें, अगर हम जोड़ लें, इन दो को अलग से जोड़ लें तो ये संख्या 21 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 21 से बढ़कर के इनकी संख्या 21 में 2 जोड़ें तो 23 हो जाती है, क्योंकि वो 2 बढ़ गई। तो यहाँ पर इनकी संख्या जब 23 मान लेते हैं, 21 में जब 2 कर लें तो 23 हो जाती है। और ये जो अंतिम हम पढ़ रहे हैं स्व वाला, जो इसमें बोर्ड की कक्षा में सिलेबस में दिया हुआ है, इसमें अगर इसको हटा दें तो ये कम हो जाएगा, तो ये संख्या संस्कृत में 22 हो जाती है। यहाँ आप जो है अध्ययन हम जो कर रहे हैं उसमें 2 जो हैं वो निस और निर, दुस और दुर जो है उनको साथ में ही लिखा गया है, इसलिए संख्या इनकी संस्कृत में 22 ही होती है। और यहाँ हम पढ़ने के लिहाज से इनको साथ ही पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। और यहाँ पर 21 जो है वो दिए हुए हैं, संख्या वैसे 22 ही होती है। अब इस शंका समाधान के बाद हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला उपसर्ग है अर्थ सहित अति उपसर्ग का यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम संस्कृत के हिसाब से पढ़े तो प्रादेय जो है उस हिसाब से पहले सबसे पहले प्र को लिया जाता है, लेकिन यहाँ अल्फ़ाबेटिक हिसाब से लिया है, वर्णमाला के हिसाब से लिया है, इसलिए आपको पहले अति दिख रहा है। हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसका क्रम उसी हिसाब से दिया हुआ है, उसी हिसाब से यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अति दिया हुआ है। अति का अर्थ जो है वो ऊपर या अधिक या परे, इनसे संबंधित होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है, यह जो टॉपिक है ये हिंदी व्याकरण में सभी परीक्षाओं में उपयोगी है। यहाँ तक कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा जो होती है, आरएस की मुख्य परीक्षा है,
उसमें भी आपको अति या अधि या अपि जो भी हैं, जो अपने 3 प्रकार पढ़े हैं, उन तीनों प्रकारों में से किसी उपसर्ग को देकर के पूछा जाएगा कि आपको 2-2 शब्द बना करके लिखने हैं। तो वहाँ हमें ऐसे शब्दों को पहचान लेकर के लिखना है, क्योंकि कई बार ऐसे शब्दों की रचना भी प्रतियोगी कर देते हैं, जिनका अर्थ जो है वो उस उपसर्ग के लिहाज से नहीं होता या वह उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ता ही नहीं है। इसलिए वह उत्तर गलत हो जाता है। हिंदी व्याकरण में उपसर्ग दिखने में बहुत आसान सा टॉपिक दिखता है, लेकिन आरएएस मुख्य परीक्षा में हो या दूसरी जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएँ हैं, उनमें ये शब्द जो है वो चकमा दे जाते हैं और वहाँ बहुत ही आसान से प्रश्न जो है वो गलत हो जाते हैं और नंबर जो है वो नहीं मिलते। इसलिए इस टॉपिक को हमें सावधानी से करना है और इसको हल्के में नहीं लेना है। कई बार आसान के छूट जाता है और मैच हार जाते हैं। बस यही कहानी उपसर्ग के साथ में होती है। अति है पहला उपसर्ग, तो अति के हिसाब से पढ़ेंगे। अति का मतलब है यहाँ पर ऊपर, अधिक और परे। इससे बनने वाले शब्द यहाँ पर हम देख रहे हैं। अति प्रिय दिया हुआ है, अतिरिक्त है, अत्यधिक है। अत्यधिक में अ उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर यण संधि बना करके अति और अधिक बना हुआ है। तो पहले अति लिखा हुआ है, उसके बाद में अधिक है। तो अतिरिक्त यहाँ मूल शब्द रिक्त है और अति प्रिय यहाँ प्रिय है। उपसर्ग में से मूल शब्द से मूल शब्द और उपसर्ग छांटना भी परीक्षा में पूछा जाता है। वहाँ पर भी हमें इस तरह की चीज़ों का ध्यान में रखना है। जैसे अत्यधिक है तो यहाँ संधि बना करके शुद्ध रूप ही उसका लिखना है। वर्तनी अशुद्धि से आरएएस की मुख्य परीक्षा में या आईएएस की परीक्षा देने उसमें भी अंक जो है वो कट जाते हैं। इसलिए वर्तनी जो है वो शुद्ध होनी चाहिए। लेखन या जो हैंडराइटिंग है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता, लेकिन अच्छी राइटिंग होगा तो बहुत अच्छी लगेगी, ये ध्यान में हमें रखना है। इसी तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं अति और इंद्रिय लिखा हुआ है, तो यहाँ अतीन्द्रिय जब बनाएंगे तो दीर्घ संधि जो अपने बनाएंगे तो यहाँ ये जो शब्द बनेगा अति और इंद्रिय ऐसा बना हुआ है। जब तय में ई जब जुड़ जाएगा, तय के अंदर ई जुड़ा हुआ है, इसको जब अलग करेंगे तो मात्रा बड़ी हो जाती है जो यहाँ लिखी हुई है। इसी तरह से अतिसार, सार के साथ में जुड़ गया तो अतिसार बन जाता है। यदि हमें 2 शब्द बनाने वाले आए, शब्द बनाने आए, तो जो आसान से शब्द हैं जिनमें संधि और का मेल थोड़ा कम होता है, उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आपकी व्याकरण बहुत अच्छी है तो ऐसे शब्दों का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए ताकि आपकी विद्वता का वहाँ प्रदर्शन हो सके। लेकिन अत्यधिक विद्वता प्रदर्शन के चक्कर में आपका प्रश्न गलत नहीं हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगला उपसर्ग है अधि। अधि जो है वो अंतर्गत अर्थ में आएगा या प्रधान अर्थ में आएगा और इससे बनने वाले जो शब्द हैं जैसे अधिकार है, अधिशेष है, अधिकरण है, अधिष्ठाता है। अब अधिष्ठाता शब्द पेपर में देकर के पूछ सकता है कि इसमें कौन मूल शब्द और उपसर्ग छांटिए। तो यहाँ अधि उपसर्ग है और बाद में तय में ई है और उसके बाद जो स था, इसको जो चतुर्थ संधि बनाते हैं और स का थ का ठ बन गया है। अधि और स्थाता ये शब्द बनेगा अपना। मूल शब्द यहाँ पर स्थाता होगा, तो अधि उपसर्ग में स्थाता जो है वो मूल शब्द रहेगा। इस तरह के जो है वो पहचान करके इस प्रश्न को उत्तर सही किया जा सकता है। तो अधि प्लस थाता अधिष्ठाता बनेगा। यहाँ पर अधि और फिर ठाता लिख दें या अधि के बाद विसर्ग लगा दें या अधिस कर दें तो उत्तर गलत हो जाएगा। हमें इसी रूप में लिखना है और बाद में उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ऐसे शब्दों को यदि आपको व्याकरण का ज्ञान नहीं है या ज़्यादा गहराई तक आप नहीं जाना चाहते तो आप इसको अलग लिख करके विशेष रूप से याद रखना चाहिए ताकि आप इस तरह के शब्दों को परीक्षा में पूछे जाने पर सही कर सकें और जब आप रिवीजन करें, दोहरान करें, उस समय आपको ये शब्द आसानी से मिल जाएं। इसके बाद है अपना अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है पीछे या समानता या सादृश्य और अनु जो है वो इसमें हम देख रहे हैं अनु जोड़ करके शब्द बने अनुकरण, अनुकरण और उसके बाद अनुसंधान, अनुयायी और अनुग्रह और अनु और जय, अनुजय ये भी जो है वो इसमें भी अनु उपसर्ग है। अनु और जय का अर्थ है जिसका जन्म बाद में हुआ है, पीछे हुआ है, वह अनुज है और अनुजा जिसका जन्म बाद में हुआ है वह है।
वह बहन छोटी बहन होती है, वो अनुजा कहलाती है। छोटे भाई को अनुज कहा जाता है। तो इसी रूप में यहाँ ये लिखा हुआ हमें दिख रहा है, अनुज दिख रहा है हमें। अनुज जो लिखा हुआ है, तो अनुजन, अनुज का मतलब पीछे जो जिसका बाद में जन्म हुआ वह अनुज कहलाता है। इसी तरह जो ऊपर जो आए हुए शब्द हैं, इनमें अध्यक्ष शब्द भी हो सकता था। अधि उपसर्ग में अधि और अक्ष जोड़ करके अध्यक्ष भी बन जाता है। और अनु में अगर हम देखें तो अन्वय शब्द जो होता है, यण संधि में अनु प्लस अय करके अनु के साथ में अनु और अय य वह का न में जो ऊ है ना, इसका वह बन गया, वह इस अय में जुड़ गया तो वह पूरा हो गया, न आधा हो गया है यहाँ पर, और बाद में यह का यह उतार दिया है, तो अन्वय शब्द भी अनु उपसर्ग से युक्त होता है। तो ये अनु उपसर्ग का शब्द है, अनुसंधान, अनुयायी, अनुग्रह है और अनुज। इसके बाद है अप। अप का अर्थ होता है निरादर, अपमान हो जिसमें, और निरादर हो या दीनता हो जिसमें दीन भाव हो, कातरता हो, वह भी इसी में लिया जाता है। जैसे अपव्यय जो है, अपव्यय शब्द है, इसमें अप और व्यय हो गया, अप और यश हो गया, अप और मान हो गया, अप और कीर्ति हो गया। तो ये निरादर या अपमान जो है, इसके साथ में इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद है अपि। अपि का मतलब भी होता है संस्कृत में, तो ये तत्सम शब्दों में अपि को हम पढ़ रहे हैं। निश्चय अर्थ भी होता है। अपि के साथ में तू हो गया, अपि और धान हो गया, अपि और हित हो गया, ढका हुआ अर्थ हो जाता है, अपि हित बन जाता है। इस तरह के शब्द जो हैं उनको ध्यान में रखने के लिए अपितु और अभिधान और अपिधान और अपिहित, ऐसे शब्दों को अलग से लिख करके याद कर लेना चाहिए। उसके बाद हम आगे चलें, इसमें हम पढ़ेंगे अभी का। अभी का अर्थ है पास या सामने। अब अभी का अर्थ पास या सामने वाला होगा। जैसे अभिमुख हो गया, अभियान हो गया, अभिमान हो गया, अभी और मान, अभी और वादन हो गया, और अभी और मुख हो गया, अभी और यान हो गया। यहाँ शब्द है अपना अभिषेक। अभिषेक अगर इस तरह का दिया हुआ है तो अभिषेक में हम लिखेंगे अभी। अभी, और यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं स जो है वो, जिसको आप षटकोण वाला कहते हो, जो कि मूर्धन्य होता है, लेकिन यहाँ ये मूल शब्द जो इसका है वो स दंत्य होता है, मतलब स्लेट वाला होता है। स स्लेट वाला जो है वो होता है। ये भय में ई है, भय में ई जुड़ा हुआ है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर स में ए आ के अलावा कोई अगर मात्रा दिखती है तो वहाँ पर स में यहाँ पर एक ही मात्रा दिख रही है। इस स के स्थान पर जो है वो स षटकोण वाला बन जाता है, मात्रा वही रहती है, तो से बन गया। अभी का अभी, शे और फिर क का क उतार दिया, तो अभिषेक जो है वो शब्द बन जाता है। अगर आपसे मूल शब्द पूछे तो अभी उपसर्ग और शेक जो है वो मूल शब्द हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अभिषेक। इसके बाद है अपना अव। अव होता है अनादर या हीनता, वही अर्थ रहेगा अनादर के अर्थ में। तो यहाँ पर अव के साथ में बनेगा अवगुण, अवहेलना, अवहेलना, अवनति, अवसाद, अवगाहन मतलब डूबना, इस तरह के अर्थ वाले बन जाते हैं। इसके बाद संस्कृत में आंग करके होता है, ये वर्णमाला के हिसाब से आ रहे हैं। तो आ वाले होंगे तो पूर्ण या विपरीत या सीमा, कोई एक मर्यादा होती है, हद होती है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आगमन, आगमन बन गया। आ और हार, आहार हो गया। आ और देश, आदेश हो गया। आज न, आजना हो गया। आ और गमन, ये दोबारा दे दिया है, आवागमन लिखा जा सकता था। आ और गमन हो गया है। आ और भार हो गया, आभार। तो आभार, आहार, आहार पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ पर आगमन आपका हुआ, इसके लिए आभार। और आदेश दिया है कि भोजन लेकर आओ, आहार लेकर आओ, आदेश दिया, आहार, तो आ हो गया। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो आ से बनने वाले होते हैं। उसके बाद है उत या उद। संस्कृत में जो है वो उद नाम का जो उपसर्ग है उसको काम में लिया जाता है। हिंदी में इसको अपने संधि के हिसाब से उत भी लिख सकते हैं। अब ये उच्चता या ऊपर या श्रेष्ठ अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम इसके उदाहरण देख रहे हैं। जैसे इन शब्दों में हम देखेंगे उदार है, तो उदार में
उद और आर, उत में आर जुड़ा हुआ है, उद्धार, उद्धार शब्द होना चाहिए था, उद्धार होना चाहिए था, उद्धार, उद्धार शब्द लिखा है यहाँ पर, उत और हार हो गया, उद्धार, उद्धार यहाँ होना चाहिए था। उत्सर्ग है यहाँ पर, सर के साथ में जुड़ गया, जैसे विसर्ग होता है उसी तरह यहाँ पर है। उत के साथ सा हो गया तो उत्साह हो गया। इसी तरह यहाँ पर उद्वार हो गया तो उत और द्वार हो गया, उद्वार लिख दिया जाता है। उत और वार, उत और वार भी इसका बनेगा। तय का दय हो गया है और वो इस वार के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी तरह यहाँ पर जो उत्थान दिख रहा है, उत और जो स्थान होता है वो बनता है। संस्कृत में अपने ऊ दय लिख देते हैं और बाद में इस स का लोप कर देंगे, तय का तय आ जाएगा तो ये उत्थान बन जाएगा। इसी तरह से उत्तम जो है, उत और तम जो है वो बन जाता है। तो इस तरह के दो शब्द जो हैं उनको याद करने के लिहाज से हम अलग से याद कर सकते हैं। इसके बाद है उप उपसर्ग। समीपता या सहायता या गुण के लिए उप का प्रयोग किया जाता है, समीप के लिए या सहायता के लिए या गौण कोई वस्तु उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हार के साथ में उपहार बन गया, वास के साथ में उपवास बन गया, देश के साथ में उपदेश बन जाता है। उसके बाद जिनको अलग अलग पढ़ने के लिए बताया था मैंने, ये दो हो जाएंगे, दुस और दुर। दुस और दुर, इनमें संधि एक जैसी रहेगी। अब यहाँ पर रह जहाँ पर दिखेगा उसमें रह बनेगा, और जहाँ पर स दिखेगा उसको स वाला कोई भी रूप हो जाए, लेकिन जो उपसर्ग है वो स वाला ही रहता है। जो स अंतिम है वही रहेगा। इसी तरह निस में भी वही रहेगा, अंतिम जो है वही रहेगा, चाहे संधि के हिसाब से इसमें स के तीनों रूपों में से कोई भी आ जाए। इन दोनों में आपको ये ध्यान देना है कि दुस और दुर में स वाला कोई भी रूप आ जाए तीनों रूपों में से, वहाँ जो है वो उपसर्ग जो है वो निस या दुस ही रहेगा। वहाँ पर दु और नि जो है इसका प्रयोग संस्कृत में नहीं किया जाता, वहाँ पर निस और दुस ही लिया जाता है। और ये संस्कृत में होने के कारण से, तत्सम उपसर्ग होने के कारण से यही उत्तर सही माना जाएगा। तो यहाँ हम इन उदाहरणों को देखेंगे। दुस और दुर को हम देखेंगे। जैसे निंदा या कठिनाई या बुराई में इसका प्रयोग जब हम करेंगे तो दुर और दुस में, दुर और दुस में, दुर और दुस में हम देखेंगे निंदा, कठिनाई या बुराई, बुरा अर्थ में दुर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण हम देख रहे हैं, यहाँ हमें सभी उदाहरण दिख रहे हैं। दुर उपसर्ग के उदाहरण हमें दिख रहे हैं, दुर और गुण, दुराचार, दुर्जन, ये हमें दुर के उदाहरण दिख रहे हैं। दूर रह विसर्ग का रेप के रूप में यहाँ पर रह के रूप में ऊपर लिख दिया गया है। यहाँ पर दुर में ये आ है, ये जुड़ा हुआ है आचार, आचार है। यहाँ पर दो उपसर्गों का प्रयोग किया हुआ है, दुर और आ, दोनों को जोड़ दिया तो ये दुराचार बना हुआ है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि वह शब्द कौन सा है जिसमें दो या दो से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ हमें अलग अलग इसके खंड करके फिर पता करना चाहिए और संधि करके फिर इनका उत्तर निकल जाता है। तो यहाँ पर दुर और आ दो उपसर्ग दिख रहे हैं, इन दोनों का प्रयोग इसमें मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे दुर्जन में दुर और जन लिखा हुआ है, तो दुर और जन लिखा है तो यहाँ दुर जो है वो उपसर्ग है। इसी तरह दुस का प्रयोग जो किया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि ये जो दु स है, यहाँ पर स के साथ में लगने के कारण से दुस का दुस लिख दिया है। यहाँ क पहले आने के कारण से इस जो स था इसका स के रूप में बदलाव हो गया है, जो मूर्धन्य स है उस रूप में इसका बदलाव हो गया है। यहाँ च आने के कारण से स को जो है वो यहाँ पर जो तालव्य स है वह बना दिया गया है। बाकी इसमें जो दुस और चरित्र मूल शब्द रहेगा, इसी तरह दुस और कर्म जो है वो मूल शब्द इसका अलग हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न जो है वो आरएएस की मुख्य परीक्षा में चौथे पेपर में जो हिंदी से व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं उसमें ऐसे शब्दों को पूछ लिया जाता है। इसके बाद नी है, नी जो है वो निषेध अर्थ में है या अधिकता के अर्थ में इसका प्रयोग नी का किया जाएगा। जैसे जैसे यहाँ हम देखेंगे निवारण, निवारण, निषेध और निलय। यहाँ गौर एक दोबारा वो फिर वापस करेंगे आप
कि यहाँ निलय और ये जो निषेध लिखा हुआ है, निषेध में नी और उसके बाद में स जो है वो मूर्धन्य स है, तो यहाँ स जो स्लेट वाला दंत्य स है वैसा बन जाएगा। मूल शब्द इसका सेद रहेगा, नी और सेद निषेध बनता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर निषेध के बाद निर और निस का प्रयोग किया हुआ है। निर और निस में वही अर्थ वापस अभी दूर और दुस की तरह ही रहेगा। निषेध रहित और बिना के लिए निर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें उदाहरण देखेंगे तो वही उदाहरण उसी तरीके से यहाँ पर फिर से पूछे गए हैं। अगर निर वाले देखें तो यहाँ पर नी और रै ये जुड़ा हुआ है, बल हो गया नी रै, और रै में ए है, नी रै में ए है तो ए पै राध है ये बन गया। तो यहाँ पर अप भी हो गया, यहाँ पर निर भी है अप भी है, और राध जो है वो शब्द हो गया। तो यहाँ पर मूल शब्द राध हो गया, उसके बाद निर और अप हो गया, और फिर यहाँ पर निर और फिर भय ये लिखा हुआ है। तो ये अपने जो यहाँ दे रखे हैं वो तीन जो उदाहरण हैं वो निर के हैं। ये पहले तीन उदाहरण निर उपसर्ग से जुड़े हुए हैं। निर अपराध ये हो गया। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर श के तीनों रूप दिख रहे हैं निस के साथ में। ये पहला जो तालव्य स है और ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर जो है वो मूर्धन्य स दिख रहा है और यहाँ पर दंत्य स दिख रहा है। तो श के जो तीनों रूप हैं वो क्रमशः में दिख रहे हैं, लेकिन उपसर्ग यहाँ पर तीनों में निस ही रहेगा, निस ही रहेगा। निस और चल, निस और काम, निस और तेज, इस तरह से इनके प्रयोग को समझना चाहिए। ये अलग अलग गिने जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इनकी संख्या अलग अलग भी गिनी जा सकती है और गिननी है, ताकि ये पूरे 22 के 22 हम इसको अध्ययन में ले सकें। उसके बाद है प्रय उपसर्ग। प्रय उपसर्ग जो है वो अधिक या आगे या ऊपर अर्थ के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। प्रय का प्रयोग अधिक या आगे या ऊपर के लिए किया जाता है। जैसे एकदम आसान से शब्द यहाँ पर प्रहार, प्रबल और प्रयोग दिख रहे हैं। योग के साथ में प्रय हो गया, बल के साथ में प्रय हो गया, हार के साथ में प्रय हो जाता है। और इसमें भी कई बार दो को जोड़ करके भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है प्रति। प्रति जो है वो समानता या प्रत्येक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समानता या प्रत्येक के लिए किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष हो गया, प्रतिवाद हो गया, प्रतिध्वनि हो गया, और प्रत्येक अगर खुद लिखा हुआ है तो ये भी बन जाता है, क्योंकि इसमें प्रति और उसके बाद में एक जो है वो बन जाएगा। प्रति और एक यण संधि करके इसमें प्रति उपसर्ग बन जाएगा। उसके बाद है अपना परा। परा का अर्थ है विपरीत या उल्टा या पीछे अर्थ में। जैसे परा, परा में परा और जय हो गया, परा और धीन हो गया, परा आधीन। तो परा आधीन ये भी बन सकता है, इसको भी बना सकते हैं। परा है मूल और उसके बाद में परा में आ भी जोड़ सकते हैं, परा में आ। उसके बाद में परा और फिर काष्ठा, परा और काष्ठा ये मूल शब्द बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास परि चारों ओर अर्थ होता है, और परितय अभितय जो बनते हैं उस हिसाब से परि का अर्थ चारों ओर होता है। जैसे परिवर्तन है, परिक्रमा है, और ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण है। तो परि है और फिर आ है और फिर वरण है। तो यहाँ पर दो उपसर्ग जोड़े हुए हैं, परि और आ और वरण। आरएएस की अगर मुख्य परीक्षा में हमें ऐसे शब्द लिखने हों तो इस तरह से अलग अलग करके लिखना चाहिए, ताकि इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं वो दोनों दिख जाएं। तो परि में यण संधि बनाएंगे तो पै और रै ऊपर चला गया और यह बन गया ई का, और इस यह जो है वो आ के साथ जुड़ गया तो पर्या बन गया, और फिर ये वर्ण जुड़ गया तो पर्यावरण शब्द बन जाता है। उसके बाद शब्द है हमारे पास सम उपसर्ग के। सम का अर्थ पूर्णता या सुंदर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं स के तीन रूप हम दिख रहे हैं, यहाँ पर दो रूप दिख रहे हैं सम और मान। मैं आने के कारण से यहाँ इसको मैं के रूप में लिख दिया है, और यहाँ पर जो है वो सम और योग बन जाता है। इसी तरह यहाँ पर सम और सार हो जाता है। इसी तरह अगर संन्यास शब्द आ जाए तो संन्यास जो है वो सम और न्यास से बन जाएगा। सम और न्यास बन जाता है। संन्यास जो शब्द आ जाए तो सम और न्यास बन जाएगा।
न्यास जो है वो अलग होता है। वर्तनी में भी हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ अनुस्वार के रूप में संन्यास शब्द में या सन्यासी शब्द में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सु उपसर्ग। सु का अर्थ शुभ, अच्छा या सहज के लिए होता है और सुयोग, सुलभ, सुगम इस तरह के प्रयोग जो हैं वो रहते हैं। और अगर यहाँ पर रूप हो जाएगा कि स्वच्छ शब्द दिया हुआ है तो स्वच्छ आ जाए तो वहाँ पर सु में सु के साथ में अच जो है वो यर्ण संधि के हिसाब से बन जाएगा। वी वी विशेष और अभावार्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। विदेश, विहीन, विभाग और ऐसे जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मान लीजिए व्याकरण है तो वी और आकरण, वी आ गया, फिर आ और फिर करण, तो ये व्याकरण बनता है। तो ऐसे शब्दों को भी हमें ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऋण संधि बना करके फिर इसका उत्तर बन जाता है। तो ऐसे शब्दों को गौर से पढ़ना चाहिए। इसमें यहाँ पर स्व को भी अलग से दर्शा रखा है और इसका प्रयोग वैसे संस्कृत में अलग से नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर पठन के लिहाज से दे दिया गया है। अपना या निजी, ये यहाँ पर स्व और तंत्र, स्व और देश, स्व और अर्थ, ये स्व और अर्थ यहाँ दीर्घ संधि बनेगी। स्व और अर्थ जो है वो यहाँ पर सु उपसर्ग नहीं हो जाए, इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि अगर सु बनाते तो वह बनेगा, सु का वह बनेगा, वह के साथ में जब ए जुड़ता है, वह जब आधा रहता है तो ए जुड़ता है तो वही बनता है। तो वहाँ पर अगर हम सु प्लस अर्थ करेंगे तो फिर ये अर्थ, यहाँ अर्थ बना हुआ है, ऐसा नहीं बनेगा। ये आ तभी बनेगा जब यहाँ पर वह में ए है और इधर भी ए है, ये दोनों का योग हो गया तो वह आधा था, इसमें ए था तो वह ये वह बना हुआ था। ए में ए जुड़ता है तो आ होता है और वह के साथ में जब अपने आ जोड़ते हैं तो वाह बन जाता है। तो स्व वा रैत है, स्वार्थ बनता है। तो स्व और अर्थ ही इसका सही उत्तर होता है और यहाँ स्व जो है वो उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होता है। इसी तरह से हमें इन संस्कृत के ये उपसर्ग थे 22, इनको गिनना है और इन 22 को पढ़ने के बाद फिर आगे चलते हैं अपने हिंदी के उपसर्गों में। हिंदी के उपसर्ग थोड़े से जो याद रखने के लिहाज से जो है वो कुछ नए शब्द होते हैं, उनको अलग से याद रखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। इसलिए इन शब्दों को आरएएस मेंस की अगर तैयारी आप कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान लगा करके इनको पढ़ना चाहिए और ऐसे शब्दों को जो 2-2, 3-3 हैं इनको अलग पृष्ठ पर लिख करके और बार बार पढ़ना चाहिए। हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा में संस्कृत के उपसर्गों में परिवर्तन करके तद्भव उपसर्गों का निर्माण किया गया है। जैसे इसमें ए जो है वो अभाव अर्थ में या नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ए और टल बन गया, ए और काज हो गया, ए और चेत हो गया, इस तरह से। ऊ का योग ऊंचे के लिए प्रयोग करेंगे, ऊ और छालना, ऊ और तारना, ऊ और जड़ना, जड़ उजड़ भी बनता है और उजड़ना भी बन जाता है। औ जो है इसका कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये बुरा या नीचे के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अवगुण होता है, अवगुण नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग के रूप में हमें औ पूछा हुआ है। तो अवगुण, ओ घट और ओसर, इन तीनों को याद रखना है। अवगुण के हिसाब से गुण जो है वो गुणा और घटाव, गुणा और घटाव दो गणित के शब्द हैं, इनको आप आराम से याद रख सकते हो। ओ और ओ को जोड़ दिया पहले गुणा और फिर ओ और फिर इसको घ और टा घटाव का घट ले लिया, ओ घट और ओ गुण, ये दो शब्द जो है वो आराम से आप याद रख सकते हो और आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। औ का प्रयोग कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। उसके बाद है अन। अन जो है वो बिना अर्थ में होता है, जैसे अनपढ़, अनदेखा, अनमोल, ये आराम से बने हुए शब्द हैं। अध का अर्थ आधा होता है, जैसे अध मरा, अध खिला, अध पका। इसी तरह अधय जो है अगर आ जाए तो अधय विसर्ग लगने पर इसका अर्थ होता है नीचे, जैसे यहाँ पर संधि विच्छेद बनेगा, अधय पतन और अधोमुख और अधोगत, इस तरह के शब्द बनते हैं। उन का अर्थ एकम होता है, जैसे 59 हो गया तो 60 से एकम, 49, 50 से एकम, 79, 79, 89, इनको ध्यान रखना चाहिए। 79 का मतलब 80 से एकम, 79 होता है 80 से एकम। कै और कु अगर जुड़ जाए तो बुरा या कठिन के लिए आएगा, जैसे पूत के साथ कै जुड़ गया, कपूत हो गया। और कु जो है वो ढंग के साथ कुडंग हो गया, चाल के साथ में कुचाल
बन जाता है। इसी तरह से नी जो है वो विपरीत अर्थ में आएगा। डर के साथ में नी हो गया, निडर बन गया, नी और सान हो गया, नी और पट हो गया। निपट मतलब पूरी तरह से, निशान, निपट ये शब्द हो जाते हैं। स और सु जो हैं ये भी अच्छे के लिए प्रयुक्त होते हैं। स और सु अच्छे के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर अच्छे के लिए प्रयुक्त करेंगे तो सपूत, सजल, सजीव, सुयश, सुकांत ये सु से बने हुए हैं। भर लगा करके बनाना है, भरा हुआ या पूरा, तो भरपेट भोजन किया, भरपूर जो है वो सहयोग रहा, भरसक प्रयास किया और भरमार रही, मेले में श्रद्धालुओं की भरमार रही। तो ये ऐसे जो शब्द हैं, भरसक प्रयास किया, भरपूर सहयोग किया तैयारी में, ये सब जो है वो भर से बने हुए, भर उपसर्ग हिंदी में है, उससे बने हुए शब्द हैं। उसके बाद में हम देख रहे हैं आगे चौ क्या। चौ है, चौ में हम देखेंगे चौ का अर्थ चार होता है, जैसे चौमासा, चौराहा, चौखट। इसी तरह 30 से बन गया तीन संख्या के लिए तिरंगा, तिपाही, तिमाही। इसी तरह दू से बन गया दो का दूनाली, दो नाली वाला, दूरंगा। दू दू है यहाँ पर उपसर्ग जो है वो दू है, और दू मुहा, दो मुंह वाला। पर का अर्थ है दूसरा, जैसे परहित दूसरे की भलाई, पर सुख दूसरे का सुख, पर का दूसरे का काज। बिन, बिन का मतलब निषेध या अभाव अर्थ में आएगा, जैसे बिन देखा मतलब नहीं देखा हुआ, बिन खाया बिना खाया हुआ, और बिन ब्याह बिना ब्याया हुआ, बिन ब्याह ऐसा शब्द दिया हुआ है। चिर अगर लिखा आ जाए तो चिर का अर्थ होता है सदैव। यहाँ पर रह के नीचे जो अनंत लगा रखा है ये ना होकर के हमेशा के लिए आएगा, रह पूरा आएगा, यहाँ पर रह पूरा आएगा। तो चिरकाल आ गया है, चिरंजीवी हो गया, चिरंजीवी, और चिर परिचित हो जाता है। बहु का अर्थ ज़्यादा या अधिक अर्थ में आएगा तो बहुमूल्य, बहुमत और बहुवचन। फिर सह के साथ में आएगा साथ, संस्कृत में भी साथ अर्थ होता है इसका। सहचर, साथ, साथ में चलने वाला अर्थात मित्र। सहगामी, साथ गाने जाने वाला, सहगामी गम धातु संस्कृत में होती है उससे बनता है जाना अर्थ में। और सहगामी साथ जाने वाला। सहयोग, साथ में योग करना। स्व का जो बनता है वो हिंदी में इसका प्रयोग ज़्यादा हिंदी उपसर्ग में रहेगा। अपना अर्थ में स्वदेश, अपना देश, स्वराज, अपना राज, स्वभाव, अपना भाव, ये शब्द बन जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उर्दू या विदेशी उपसर्ग जो हैं उनके बारे में। भारत में बहुत समय तक उर्दू और अन्य विदेशी भाषाएं प्रचलित रही हैं, तथा हिंदी भाषा में उर्दू, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के उपसर्ग भी प्रयुक्त में हुए हैं। है अल का अर्थ निश्चित के अर्थ में आएगा, जैसे अलविदा, अलबेला, अलमस्त, ये हो जाता है। ना अर्थ में आएगा तो नालायक हो गया, नापसंद हो गया, नापाक इरादे, पाकिस्तान के नापाक इरादों को, दुश्मन के नापाक इरादों को जो है वो भारतीय सेना ने पहचान लिया, और ये रहित अर्थ में आता है। एन जो है ऐ, ऐ अर्थ में आएगा। एन, एन वक्त, एन वक्त, एन मौका, एन इनायत, ये जो शब्द हैं वो इसी अर्थ में आ जाते हैं। ला अगर आ जाए उपसर्ग तो लाजवाब हो गया, लापता हो गया, लाचार हो गया, लावारिस हो गया, ऐसे शब्द बन जाते हैं। बद अगर है तो बद रहित और बुरा अर्थ में आएगा। बद से बदनाम बुरा, तो बद से बदनाम बुरा, तो बदनाम शब्द आ गया। बदजात हो गया, बदतमीजी मत करो तो बदतमीज हो गया। ऐसे शब्दों को याद रखना चाहिए। बा अगर आ गया तो अनुस्वार और साथ में बाकायदा, बाइज्जत बरी किया जाता है, बाअदब, सम्मान के साथ में। इसी तरह गैर अगर आ गया तो गैर का रहित और भिन्न होता है। गैर हाजिर लग जाएंगे अगर परीक्षा में नहीं बैठोगे। गैर मुल्क और गैर कानूनी, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। तो ये सब जो शब्द हैं उसमें आ जाते हैं। उसके बाद में एक खुश, खुश में, खुश भी जो है वो अपने आप में उपसर्ग है, और ये मिजाज के साथ, मिजाज होता है स्वभाव, तो खुश मिजाज ये बन गया। किस्मत के साथ खुशकिस्मत हो गया। खबरी, खुशखबरी, 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 तो ये है खुशखबरी, खुशखबरी। और ये खुश से बने हुए जो उपसर्ग हैं। गैर के बाद है खुश से बने हुए उपसर्ग। खुश का अर्थ है अच्छा, खुश मिजाज, खुश मिजाज, मिजाज का अर्थ होता है स्वभाव, खुश मिजाज। खुश किस्मत, किस्मत के साथ खुश आ गया। खुश खबरी, खुश के साथ खबर में जोड़ दिया तो खुशखबरी बन जाता है। तो खुशखबरी, 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 इस तरह से खुश उपसर्ग है उसका प्रयोग किया हुआ है। इसके बाद खुशखबरी के बाद है कम। कम जो है वो भी उपसर्ग है, कम उपसर्ग है। कम उपसर्ग का प्रयोग कैसे करेंगे,
कम जो है वो थोड़ा में, कम और जोर कमजोर, कम और सिन कम सिन, कम और अक्ल कम अक्ल, इनका प्रयोग कर लिया जाता है। और हम का अर्थ साथ होता है। हम सफ़र मेरे हम सफ़र, हमदम साथी मेरे हमदम मेरे, हमराह हमराह हम राह जो साथ में रहते हैं वो हमराह होते हैं। कम के बाद में है हम। हम का बनेगा सात अर्थ में, जैसे हम और दम, हम और सफ़र, हम और राह, हम और राज, ये शब्द जो है वो काम में लिए जाते हैं। और हिंदी जो नगमे हैं उनमें इसका प्रयोग काफ़ी देखने को मिलता है। इसके बाद है बिला अर्थ में हम देख रहे हैं। बिना बिला अर्थ में, बिला जो है वो बिला वजह है, बिला शक, बिला कसूर। बिला या बिना ये बिना अर्थ में रहते हैं, इसलिए बिला उपसर्ग है, बिला वजह है, बिला शक, बिला कसूर। इसी तरह बे अभाव अर्थ में आएगा तो बेचारा, बेहद, बेहद, बे और चैन। तो बे नहीं होगा, बे होगा। बेकार, बेकार भी शब्द बनता है, तो ये शब्द याद रखने हैं। उसके बाद दर से बनेगा, दर उपसर्ग है यहाँ पर, दर असल, दरकार अर्थात आवश्यकता, दरवेश, दरवेश का प्रयोग किया गया है। हर प्रत्यय के लिए होता है, हर घड़ी, हर वर्ष, हर रोज। इस तरह बै जो है वो साथ के लिए आएगा, बै जो है वो साथ या पर के लिए आएगा, जैसे बैतौर, बैशर्त, बशर्त या बशर्ते शब्द का प्रयोग होगा। बतौर उदाहरण, कोई बात लिखनी है तो बतौर शब्द आता है। और बैदस्तूर, बैदस्तूर होगा तो बदस्तूर लिखा जाता है। अब यहाँ पर बद न होकर के ये बैदस्तूर जो है वो शब्द है यहाँ पर, और बै उपसर्ग हो जाएगा। बै जो है वो, बै यहाँ पर जो है वो उपसर्ग हो जाएगा। बै यहाँ पर उपसर्ग है, दस्तूर शब्द है, बैतौर, बैशर्त। इसके बाद सर जो है वो सर से बने हुए, जैसे सरकार, सरदार, सरताज, मुख्य या प्रधान अर्थ में आएगा। सर जो है वो सरकार, सरदार और सरताज से बन जाता है। नेक जो है उसके भले के लिए आएगा, नेक दिल, नेक नियत, नेक नाम, ये हो जाते हैं। हेड जो है वो प्रमुख के लिए होता है, हेड मास्टर, हेड बॉय, हेड गर्ल, इस तरह के उदाहरण इसमें आ जाते हैं। उसके बाद अपने सब का अर्थ आएगा। सब का अर्थ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सब जो है वो उप के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब डिवीज़न, और उसके बाद सब कमेटी, ये जो शब्द हैं वो सब उपसर्ग से बने हुए हैं। इसके बाद अपने हाफ का देखेंगे। हाफ जो है वो, हाफ जो है वो आधे के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे हाफ पैंट हो गया, हाफ टिकट, हाफ शर्ट, ये शब्द बन जाते हैं। इसी तरह से जनरल से बने हुए जो शब्द हैं वो प्रधान अर्थ में आता है, जनरल मैनेजर और जनरल सेक्रेटरी जैसे शब्द हैं वो इसमें आ जाते हैं। इस तरह से ये उपसर्ग का जो टॉपिक है उसको हमने पढ़ा। अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।